हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक डिफरेंट तरीके की वीडियो लेके आए हैं। आज हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पूरे सेक्टर की। आज मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 या 3 साल में या 4 साल में ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है और हम सब के लिए पैसा बना के देने वाला है। सेक्टोरल एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी 15,000 से बढ़कर 25,000 पहुंच गई है। आपको क्या लगता है हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक ने इतना ही अच्छा परफॉर्म किया है जितना अच्छा निफ्टी ने किया है? आप अपने खुद के पोर्टफोलियो में देख लीजिए, कुछ स्टॉक्स बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी हर रोज हायर हाई पे हायर हाईज मारे जा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गए, 10 गुना भी हो गए हैं पिछले 2 साल के अंदर अंदर। अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप जानेंगे कि हर बुल रन में कुछ 4 या 5 ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे और पूरे निफ्टी को लेकर ऊपर भागेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो हिलने का नाम ही नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, इस बुल रन में आईटी ने, बैंकिंग स्टॉक्स ने हिलने का नाम ही नहीं लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा सेक्टर को एनालाइज जरूर करो इन्वेस्ट करने से पहले, कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले सेक्टर में एक एवरेज सा स्टॉक भी ले लोगे ना, तो भी आपका बहुत बढ़िया रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर कोई आप बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीद लेते हो ऐसे सेक्टर में जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक ने कोई पैसा बना के नहीं दिया पिछले 3 साल में। स्टॉक में कोई कमी है? नहीं, सेक्टर में इशू है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आज मैं बात करने वाला हूं कि मुझे ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं बैंकिंग में और एनबीएफसी स्पेस में, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल में या नेक्स्ट बुल रन जो आएगी उसमें बैंकिंग सेक्टर बढ़ चढ़कर भाग लेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी कोई स्टॉक खरीदो तो अपनी रिसर्च करो, फिर उसके बाद ही स्टॉक खरीदना। मेरी या किसी और की बात मान के कभी भी कोई स्टॉक मत खरीदो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल ट्रिगर जो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर को बहुत बड़ा पुश दे सकता है, वो है इंटरेस्ट रेट साइकिल। आज के दिन में आरबीआई इज फॉलोइंग द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब हुआ कि सीआरआर रेट, रेपो रेट, एसएलआर रेट या बैंक रेट, जितने भी रेट्स हैं वो आरबीआई ने बढ़ा रखे हैं। क्यों बढ़ा रखे हैं? ताकि बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी को खत्म कर सके, हटा सके। अगर बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी कम हो जाती है, बैंक्स के पास पैसा कम हो जाता है लोन देने के लिए, तो वो कम लोन देंगे, और लोन अगर कम देंगे तो इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि ग्रोथ भी स्टिफल हो जाती है। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो बैंक्स के पास डेट रेज करने के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक्स के पास पैसा ही नहीं होता लोन देने के लिए। तो उससे क्या होता है? उससे इकोनॉमी की ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता है। तो आरबीआई को बैलेंस बना के चलना पड़ता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इन्फ्लेशन है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में जो ग्रोथ है, इन दोनों के बीच में। कोविड के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया था मॉनेटरी पॉलिसी में। क्या चेंज आया था कि बैंक्स ने अपने रेट्स बहुत कम कर दिए थे, क्योंकि इकोनॉमी पे रिसेशन का खतरा था। अगर हम यहाँ पर रेपो रेट का चार्ट देखेंगे तो हम पाएंगे कि कोविड के बाद में रेपो रेट 4% था। उसके बाद लगातार 1 साल तक आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती रही, और आज के दिन में इंटरेस्ट लगभग 6.5% के आसपास है, विच इज क्वाइट हाई। हाउएवर दिस इज अबाउट टू चेंज, क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगने लगा है और इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा लगने लगा है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। फूड इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है, उस पर थोड़ा चिंता है आरबीआई को, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन, चाहे वो क्रूड के प्राइसेस हो, मेटल के प्राइसेस हो, मिनरल्स के प्राइसेस हो, वो सारे नीचे आने शुरू हो गए हैं। तो अब गवर्नमेंट और आरबीआई चाहती है ग्रोथ के ऊपर फोकस करे, जीडीपी की ग्रोथ के ऊपर फोकस करे, और पूरी दुनिया में यही हो रहा है। कोविड के टाइम पे सबने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लूज कर दिया था, और कोविड जब कंट्रोल हो गया उसके बाद सबने टाइट करना शुरू कर दिया था। यूएस फेड ने लास्ट मंथ में अपने इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू कर दिया है। चांसेस ये है कि इस महीने आरबीआई भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट करना शुरू कर देगा। यूरोप ने उससे भी पहले शुरू कर दिए थे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा बैंक्स और एनबीएफसीज को कैसे होगा, सवाल ये उठता है। देखिए, बैंक्स के पास जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाएंगी। कैसे? एनबीएफसीज पैसे कैसे रेज करते हैं? बैंक से लोन लेके, और बैंक्स के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो जो वो लोन्स देंगे एनबीएफसीज को, वो सस्ते रेट के ऊपर देंगे। तो जो एनबीएफसी पैसा रेज करेंगे वो सस्ते रेट के ऊपर करा करेंगे। हम जैसे कंज्यूमर्स को जो नए लोन्स मिलेंगे वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेंगे। अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेंगे तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, यानी हम ज़्यादा घर खरीदेंगे या ज़्यादा लोन्स लेंगे। सिंपल इकोनॉमिक्स। और उसके बाद अगर मुझे सस्ते लोन ले रहे हैं
और इकोनॉमिक साइकिल भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डिफॉल्ट्स भी कम होंगे, यानी एसेट क्वालिटी भी बैंक्स की और एनबीएफसी की इंटैक्ट रहेगी, अच्छी रहेगी। तो इन सब फायदों की वजह से यूजुअली क्या होता है कि जब भी लूज मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आता है तो एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब अगले 1-2 साल में इंटरेस्ट रेट आहिस्ता करके जब नीचे आएंगे तो हमारे एनबीएफसीज भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी और शायद उस समय में हम पैसा बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर है रेट, जो कम होने वाले हैं अगले महीने से। दूसरा फंडामेंटल ट्रिगर जो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है वो है वैल्यूएशंस। देखिए, कोविड के टाइम पर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल कम कर दिया था, रेपो रेट को 4% के आसपास कर दिया था। तो सभी बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर को एक बहुत बड़ा पुश मिला था। उस समय इस सेक्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था। जो छोटे अफोर्डेबल बैंकिंग वाले स्टॉक्स हुआ करते थे वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो गए थे उस टाइम के अंदर। तो उस समय वैल्यूएशंस इन सेक्टर की 2001 के आसपास बहुत ज़्यादा हो गई थी और कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं था। यानी आप जब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे, हाई प्रीमियम पे जब किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो स्टॉक के पास कुछ गलती करने का स्कोप होता नहीं है। गलती करने का यानी उसे ग्रोथ लगातार दिखाते रहना है, क्योंकि उसको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिली है। अगर वो मार्केट के हिसाब से ग्रोथ नहीं दिखाएगा तो उसकी डीवैल्यूएशन हो जाएगी। तो 2021 के आसपास जितने भी स्टॉक्स थे, बैंकिंग स्टॉक्स थे, एनबीएफसी स्टॉक्स थे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहा था उस समय पर। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया 2021 के बाद, 4 से 4.5, 5.5, 6.5 तक जब लेके गए तो इन सब बैंक्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया। इतनी हाई वैल्यूएशन पर जब रेगुलेटरी प्रेशर पड़ता है तो आपकी लोन की ग्रोथ उस स्पीड से नहीं होती। इस वजह से इन सब बैंक्स की हालत खराब हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी पिछले 3 साल में। इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा पैसा बना के नहीं दिया। हालांकि ये कोविड के टाइम पे ये सभी लोगों के ये फेवरेट स्टॉक्स हुआ करते थे, लेकिन पिछले 3 साल में, 4 साल में कितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उन्होंने पैसा बना के नहीं दिया। ओनली एक्सेप्शन इज पीएसयू बैंक्स, जिन्होंने पैसा बना के दिया है वो भी इसीलिए क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी बेटर होने लग गई है। कितनी हाई वैल्यूएशन थी ये बात का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी 12x की प्राइस टू बुक पर ट्रेड करती थी, आज 6x के आसपास ट्रेड कर रही है। एचडीएफसी बैंक 5x की पीवी के आसपास ट्रेड करता था, आज के दिन में 3x पीवी के आसपास ट्रेड करता है। छोटे स्टॉक, अफोर्डेबल हाउसिंग का अगर एग्जांपल लूँ तो आवास सबका फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, 11x की प्राइस टू बुक थी लगभग 2021 में, आज के दिन में 3, 3.5 की रह गई है, 3.5 के आसपास की रह गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में जो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास है उस समय नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस थी। आज के दिन में वैल्यूएशंस पूरे सेक्टर की कूल डाउन हो चुकी है और अपनी एवरेज प्राइस टू बुक से नीचे ट्रेड कर रहे हैं लगभग सारे स्टॉक्स। एक रिवर्जन टू मीन मेंटल मॉडल होता है स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब यह है कि मार्जिन्स या फिर वैल्यूएशंस अगर किसी स्टॉक की सिक्लिकल हैं और आप साइकिल के बॉटम पे अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो रिवर्जन टू मीन होगा। उस स्टॉक की वैल्यूएशंस या मार्जिन्स अपनी एवरेज को अचीव करने की कोशिश करेंगे अगले 2-3 साल में। तो इन सब चीज़ों को मुझे देखते हुए लगता है कि शायद अगले 2-3 साल में वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक पैसा बना सकता है, रीवैल्यूएशन इन सभी स्टॉक्स की हो सकती है, क्योंकि फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड फंडामेंटल ट्रिगर जो इस सेक्टर को आगे लेके जा सकता है, वो है इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आज के दिन में डेट की परसेंटेज जो कॉर्पोरेट ने ले रखी है दैट इज फार लोअर देन हिस्टोरिकल एवरेज, यानी ग्रोथ आ रही है बिना डेट के आ रही है। इंडियन इकोनॉमी अनलाइक द वेस्टर्न इकोनॉमीज इज परफॉर्मिंग रियली वेल, चाहे वो आप मैक्रो स्केल पर ले लीजिए या माइक्रो स्केल पर देख लीजिए। जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंकिंग स्पेस इकोनॉमी का इंजन होता है। अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंकिंग स्पेस को भी अच्छा करना ही होता है। प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3-4 साल में बिल्कुल इंपैक्ट नहीं हुई है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट से ग्रोथ दिखा रहे हैं सारे बैंक्स, लेकिन प्राइस में वो एक्शन नजर नहीं आने लगा है, उसमें थोड़ा लैग हो सकता है। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक प्राइस विल ऑलवेज फॉलो द अर्निंग ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ आएंगी क्योंकि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंकिंग स्पेस अच्छा करता है। ये तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वर्किंग फॉर इंडियन बैंकिंग स्पेस, और इस वजह से शायद अगले 3-4 साल में या 2 साल में या 1 साल में बैंकिंग स्पेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, शेयर मार्केट करेक्ट हो सकती है, डोंट कंफ्यूज इकोनॉमी विद द शेयर मार्केट, ठीक है।
आज के दिन में इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है और शेयर मार्केट भी अच्छा कर रही है। यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा करती रहे और शेयर मार्केट में करेक्शन आ जाए 20% की, 15% की, वो पॉसिबल है। तो इंडियन इकोनॉमी पे मैं बहुत बुलिश हूँ, इसीलिए मैं बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। रिटेल इन्वेस्टर ना स्टॉक की तरफ या फिर किसी सेक्टर की तरफ तभी देखता है जब वो सेक्टर ऑलरेडी भाग चुका होता है, यानी ऑलरेडी 3-4 साल से वो ग्रोथ दिखा रहा होता है। जब न्यूज़ में आहिस्ता आहिस्ता हेडलाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, तब हम उस सेक्टर की तरफ या उस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। लेकिन दैट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी। जो स्टॉक्स आज के दिन भाग रहे हैं उनको खरीदने का टाइम 3 साल पहले था, जब उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। आज इंडियन बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग के बारे में और NBFC स्टॉक्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। और सेक्टोरल रोटेशन इज़ अ ग्रेट मेंटल मॉडल, क्योंकि एक सेक्टर लगातार हर बुल मार्केट में परफॉर्म नहीं कर सकता। सेक्टर रोटेट हो जाते हैं हर बुल मार्केट में। कभी एनर्जी पावर अच्छा करता है, कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी IT अच्छा करता है। मुझे ऐसा लगता है शायद फ्यूचर में NBFC और बैंकिंग स्पेस अच्छा करे। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिन से लगातार इस स्पेस को पढ़ रहा हूँ, इस स्पेस में अपना होमवर्क कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक शायद बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दें इन केस अगर बुल साइकिल बैंकिंग स्पेस में आती है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो टू अफोर्डेबल हाउसिंग स्टॉक्स के जो जेम्स हैं उनका कंपैरिजन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, पैसा ज़रूर बनेगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।